गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 के इस वीडियो पार्ट 4 में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोर्सेज को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक जन्म संबंधी सोर्स और एक विकास संबंधी स्रोत। इनमें से हमने जो जन्म संबंधी है वो स्रोत डिस्कस करने शुरू किए, जिसमें से जो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्सप्लेन हो चुका था। और विदेशी संविधानों का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव है ये अभी जो है एक्सप्लेन हो रहा था, जिसमें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान पर प्रभाव, अमेरिका के संविधान का भारत पर प्रभाव, आयरिश और कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे विदेशी संविधान हैं जो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते हुए इस्तेमाल की या उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगी आने वाले चैप्टर्स में। अभी जस्ट आपको एक बार माइंड में इन जो पॉइंट्स हैं, इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है ताकि आप 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर सको। बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी ये आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन होंगी। चलो अब ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची यानी लिस्ट हमने वहाँ से ली है। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूचियाँ ली हैं हमने, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया था कि कितने प्रकार की सूची होती हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची यानी कि कंक्रीट लिस्ट जो है हमने इंस्टीट्यूशन से दी है, और मैंने बताया था कि समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसके विषय जो हैं, टोटल 52 विषय इसके अंदर आते हैं, 52 विषय, और ये जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का काम इक्वली राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, जो है केंद्र सरकार भी कर सकती है। लेकिन किसी भी विषय पर मान लीजिए दोनों एक ही विषय, मान लीजिए शिक्षा पर कानून बना रही है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और दोनों के कानून एक दूसरे से क्लैश करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ऐसे में जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वो ही लागू होगा, यहाँ पर राज्य सरकारों का कानून लागू नहीं होगा अगर एक विषय के ऊपर किसी तरह का कन्फ्लिक्शन आ जाता है। तो ये होती है समवर्ती सूची जो कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के जो वेमर संविधान है उससे हमने क्या लिया है। जर्मनी से सबसे पहले जो इमरजेंसी पावर्स है, आपातकालीन शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, एक 356 जो कि राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और एक अनुच्छेद 360 जो कि जाना जाता है वित्तीय आपातकाल के तौर पर। ये तीनों ही जो आपातकाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो चैप्टर्स उनमें बहुत बार ये रिपीट होगा। खास तौर पे 16 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा इन आपातकालीन शक्तियों पर राष्ट्रपति की। तो ये जो है हमने जर्मनी से लिया है। खास तौर पे ये जब आपातकाल लागू होते हैं पूरे देश में, तो कौन कौन से जो भारत के मूल अधिकार हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से वो या खत्म हो जाते हैं, किसके लिए खत्म हो जाते हैं, क्यों खत्म हो जाते हैं, वो सारा जो है प्रोसीजर है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हम आते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संविधान में संशोधन होना। ये तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है ये 70 वर्ष पहले बना था। देखिए, कोई भी चीज़ समय और परिस्थिति के अनुसार ना बदले तो वो एक रूढ़िवादी चीज़ हो जाती है, कंजर्वेटिव चीज़ होती है, जो कि किसी भी परिस्थिति में मानने योग्य नहीं है। तो भारतीय संविधान भी जो है रूढ़िवादियों से जकड़ा ना रहे, पुराने ही विचारों को अपने साथ ना ले सकें, कुछ नया चेंज, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संविधान में संशोधन करने का जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये मैं बहुत अच्छे से, जो आपका 10वां चैप्टर उसमें एक्सप्लेन होगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू याद कर सकते हैं कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 है, उसमें संविधान को संशोधन करने की
पूरी प्रक्रिया बताई गई है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। पहले साधारण विधि के द्वारा, फिर विशेष विधि द्वारा, फिर विशेष विधि प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये तीसरा प्रकार है। तो इस प्रकार के जो संशोधन ये तीनों हैं, ये आपको 10वें चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है और 368 जो है अनुच्छेद के तहत ये आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए संविधान संशोधन इसलिए भी जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि जो है पुरानी गली सड़ी परंपराओं अनुच्छेदों को हम समय के अनुसार हटा दें। हर जब जो है आप अपने ड्रेसिंग सेंस में देखिए, आप अपने कपड़ों के परिधान में ही देखिए, एक टाइम पे कपड़ों का परिधान कुछ अलग होता था और आज के टाइम पे कितना चेंज आ गया है। तो वो समय के अनुसार परिस्थितियाँ हैं, समय के अनुसार कंफर्टेबल होना है। एक टाइम पे हरियाणवी पहनावे में दामन और कुर्ता हुआ करता था, क्या आज हम वो पहनते हैं? क्योंकि समय के अनुसार बदलाव आ रहा है। अब इतना हैवी जो दामन पहन के आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डील नहीं कर सकते, आप स्कूल कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो समय के अनुसार बदलाव आया ना। इसी तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, संविधान संशोधन है, ये समय के अनुसार संविधान में भी संशोधन लाने का प्रयास करते हैं। नए अनुच्छेदों को अपने अंदर जोड़ देना और पुराने निकाल देना जो जरूरत के अनुसार भारतीय संविधान में फिट नहीं होते। तो इससे रिलेटेड एक अलग से आपको वीडियो दिखाया जाएगा चैप्टर 10 के दौरान। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं, सिर्फ इस एक शब्द को आप बहुत अच्छे से याद कर रखें, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये देखिए बच्चे, आप जब राष्ट्रपति के इलेक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आपको बहुत समझाने वाली हूँ मैं। इसके अलावा जब आप भारतीय संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे, खास तौर पे राज्यसभा के कार्य और राज्यसभा के सदस्य संगठन को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ये प्रणाली क्या है, किस तरह से इसे अनुपातिक कहा जाता है, ये मैं आपको उन चैप्टर्स में समझाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में इतना ही ध्यान रखें आप कि ये जो साउथ अफ्रीका का संविधान है, वहाँ पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है, वो प्रणाली जो है हमने राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए भारत में लागू की है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हम इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो ये मेन 2 चीज़ें हैं, एक तो संविधान संशोधन, दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये दोनों चीज़ें हमें साउथ अफ्रीका से ली हैं। तो ये जो है आपके MCQ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। फिर आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के संविधान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये रूल ऑफ लॉ की ही तरह है लगभग। कानून का शासन जो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया था, लगभग वैसा ही है ये, लेकिन बस इसका शब्द परिवर्तित हो गए। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेंगे, ना कि कानून का शासन। कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है और जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि यानी कि कानून ने जो प्रक्रिया लिख दी है किसी भी शासन तंत्र को चलाने की, किसी भी प्रक्रिया को चलाने की, या किसी को सजा देने की, या किसी को रिवॉर्ड करने की, पुरस्कार देने की, जो भी व्हाट्सोएवर जो भी विधि बना दी है कानून ने, जो लिख दिया है अपनी किताब में, उसी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी के द्वारा ही हम जो है अपनी शासन प्रणाली को चलाएंगे। यानी कि एक बुक में जो लिखा है वह हूबहू आप शासन प्रणाली में चलाते वक्त करेंगे। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। जैसे कि रूल ऑफ लॉ की मैंने बात की थी, कानून का शासन, या जापान वाला जो हमने लिया इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों ही प्रक्रिया किस प्रकार से अलग है अमेरिका के जो है संविधान से। देखिए मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, बट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ इसे कहा जाता है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने अपने संविधान में अपनाया जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है। अब इसमें डिफरेंस समझिए। देखिए कानून की किताब दोनों की है, अमेरिका की भी है, भारत की भी है, या कहीं तो ब्रिटेन की भी है। तो इनकी किताब है कानून की। जब अगर मान लो किसी अपराधी को सजा देनी है और अपराधी को मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, तो मर्डर की भारत और अमेरिका में रूल ऑफ लॉ होने की वजह से ये एक कानून में लिख दिया गया है कि जो मर्डर करेगा उसे 20 साल की सज़ा मिले ही मिलेगी, उसे ताउम्र सज़ा मिलेगी। ये हमने लिख दिया है।
तो ये चाहे ये नहीं देखा जाता कि किन परिस्थितियों में मर्डर किया है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्या किसी मजबूरी बस उसने मर्डर किया है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके हमने जो कानून की किताब में पढ़ा है कि भाई किसी ने मर्डर चाहे किसी भी परिस्थिति में किया, उसकी सज़ा तो उसे मिले ही, बाकायदा उम्र कैद के तौर पर उसको सजा दी जाएगी, तो वही ही दी जाएगी। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ वहाँ पे लगा हुआ है। अमेरिका में कहा जाता है, अमेरिका में जो है कानून में जो लिखा है वहाँ पे भी मान लीजिए 20 साल की सजा है मर्डर की, लेकिन वहाँ पे जजेस को ये निर्णय लेने का अधिकार है, वो ये अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि सामने वाले ने किसी मजबूरी में आके मर्डर किया है। मान लीजिए किसी के ऊपर रेप की कोशिश हो रही थी, ऐसे में जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मर्डर हो जाता है, तो वहाँ पर वैसे ही ध्यान में रखते हुए कानून को नहीं देखा जाएगा कानून की किताब में कितनी सज़ा लिखी है मर्डर की, वहाँ पे देखते हुए कि किस परिस्थिति में मर्डर हुआ है तो सज़ा जो है कम की जा सकती है। अगर किसी ने भूखमरी से गरीबी में आके चोरी की है, अमेरिका में अगर कोई चोरी करता है तो वहाँ पे देखा जाएगा चोरी करने का क्या कारण है, लालच है, तो उसे वैसी ही सज़ा दी जाएगी जो कानून में लिखा हुआ है। अगर उसने मजबूरी में अपने बच्चे को भोजन करवाने के लिए उसका पेट जो है भरने के लिए उसने चोरी की है, तो वैसे ही उसकी सज़ा भी कम हो जाएगी, चाहे कानून की किताब में चोरी की सज़ा कुछ भी लिखी हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। चोरी चाहे लालच से की गई हो, चाहे मजबूरीवश की गई हो, सज़ा वही होगी जो कानून की किताब में लिखा है। तो ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमने जो ली है ब्रिटेन से, जापान से जो प्रोसेस लिया है वो कानून का शासन की तरह है कि कानून की किताब में जो लिख दिया वही शासन होगा, वही चलेगा। लेकिन अमेरिका में नहीं ऐसा होता। अमेरिका में कानून की किताब के अलावा भी वहाँ के जो जजेस हैं उनको ये डिसीज़न लेने का अधिकार है कि वो जो है वो लीनियंट हो सके, थोड़ी सरल तरीके से सज़ा जो अपराधी है उसके साथ इंडल्ज हो सके। तो ये आपका प्रोसेस इसमें आप समझ सकते हैं। अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, आमने सामने होती है, तो मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल देकर आपको समझाती, बट विद इन लिमिट टाइम मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। होपफुली डाउट क्लासेस में आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उन चीज़ों को विद मोर एग्जाम्पल्स। अब आते हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये रशिया वाला जो है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, और जो इससे नेक्स्ट है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या प्रभावित, ये दोनों ही आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ये जो है आपको बता रही हूँ। तो आप अपने नोट्स में ये चीज़ लिख सकते हैं और MCQ में भी बाई चांस आपसे पूछ सकते हैं, और आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रशिया के से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जुड़े हैं वो रशिया से इंस्पायर होकर जुड़े हैं। और जो फ्रांस है से जो है हमने आप जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रस्तावना में शब्द देखेंगे रिपब्लिक, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। इनको हिंदी बता दूं, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, इक्वलिटी का मतलब समानता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा या बंधुता। ये वर्ड जो हैं हमने अपनी प्रेम्बल में प्रस्तावना में फ्रांस से लिए हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया शुरू से लेकर आखिर तक, ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वो देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय जो है संविधान आपका प्रभावित हुआ है। तो ये एक अलग से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान कौन कौन से विदेशी संविधानों से प्रभावित हुआ है, तो आप उसमें ये चीज़ लिख सकते हैं। बाकी मैंने साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन किया पिछले 3 वीडियो में कि आपको भूमिका में क्या लिखना है, जो कि मैंने आपकी सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको 2 डेफिनेशन भी दी थी। भूमिका के बाद आपको वो डेफिनेशन अपने नोट्स में लिखनी है और फिर ये पॉइंट्स आपको शुरू कर देने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कवर कर दूँ ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इसी से ही थोड़े से जन्म संबंधी विचारों को डिस्कस किया जाएगा और फिर आपके जो विकास संबंधी विचारों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टे ट्यून आपके जो नेक्स्ट है उस वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।